दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रहने के लिए किराए पर घर ढूंढना किसी जंग का मैदान जीतने जैसा होता है। यही हाल अंजलि का था। वह हाल ही में दिल्ली आई थी। नौकरी तो अच्छी मिल गई थी, पर मोटा पैसा होने के बावजूद किराए पर अच्छा फ्लैट ढूंढना मुश्किल हो रहा था। एक दिन अंजलि को अखबार में एक विज्ञापन नजर आया। दक्षिणी दिल्ली में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट, वह भी बाकी फ्लैटों के मुकाबले काफी कम किराए पर। तस्वीरों में फ्लैट हवादार और आधुनिक दिख रहा था। अंजलि को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फोन लगाया। फोन उठाने वाले शख्स का नाम मोहन था। उसकी आवाज कमजोर और थोड़ी उदास थी। उसने बताया कि वह विदेश जा रहा है, इसलिए फ्लैट कुछ समय के लिए किराए पर देना चाहता है। किराया बाकी फ्लैटों से काफी कम था। अंजलि को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन कम किराए का लालच और बढ़िया लोकेशन ने उसका संदेह दूर कर दिया। उसने फ्लैट देखने का समय लिया। मोहन अगले दिन ही फ्लैट दिखाने आया। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सा मलाल साफ झलकता था। उसने अंजलि को पूरा फ्लैट दिखाया। फ्लैट वाकई में बहुत खूबसूरत था। हवादार कमरे, बड़ी बालकनी, आधुनिक किचन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अंजलि को फ्लैट बहुत पसंद आया। उसने बिना ज्यादा देरी किए किराए का करार कर लिया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। फ्लैट शांत था और अंजलि को रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी रात में किसी के चलने की आवाज, कभी चीजें गिरने की आहट, कभी दीवारों से खटपट की आवाजें। पहले तो अंजलि ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये आवाजें रोज रात होने लगी। एक रात तो उसे साफ तौर पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक औरत की लग रही थी और बहुत ही उदास थी। अंजलि डर गई। उसने सोचा, शायद ऊपर वाले फ्लैट से आ रही है यह आवाज। अगले दिन उसने ऊपर वाले फ्लैट के बारे में पूछताछ की। पता चला कि ऊपर वाला फ्लैट तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब अंजलि की रूह कांपने लगी। ये आवाजें कहां से आ रही थी? अंजलि ने मोहन से संपर्क किया और उसे आवाजों के बारे में बताया। मोहन की आवाज फिर से उदास लग रही थी। उसने बताया कि इस फ्लैट में कुछ साल पहले एक परिवार था, पति पत्नी और उनकी एक छोटी बच्ची। परिवार गायब हो गया, मोहन ने बताया। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला। अंजलि को लगा जैसे उसका गला सूख गया। ये तो उसे किसी ने नहीं बताया था। उसने पूछा, तो आपने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? मुझे लगा शायद यह बताने से आप फ्लैट लेने से इनकार कर देंगे, मोहन ने बताया। अंजलि का खून जम गया। मोहन की बातों ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया। वह इस फ्लैट से निकलना चाहती थी, लेकिन किराए का करार 6 महीने का था और इतनी जल्दी फ्लैट खाली करना उसके लिए मुश्किल था। अगले कुछ दिन अंजलि के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थे। रातों को आने वाली आवाजें तेज हो गई थी। अब वह न सिर्फ रोने की आवाज सुनती थी, बल्कि कभी-कभी फुसफुसाहट और चीखने की आवाजें भी सुनाई देती थी। एक रात अंजलि को अचानक बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। जब वह बाथरूम में गई तो उसे वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाथरूम की रोशनी अचानक बुझ गई। अंजलि डर के मारे चीखने लगी। तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। वह चीखते हुए पीछे हटी और बाथरूम से बाहर भागी। कमरे में आकर उसने लाइट जल्दी से जला ली। थोड़ी देर बाद जब उसका डर थोड़ा कम हुआ तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर बाथरूम में झांका। बाथरूम में सब कुछ ठीक था, सिवाय इसके कि वॉश बेसिन के पास फर्श पर एक टूटा हुआ गुड़िया का हाथ पड़ा हुआ था। यह गुड़िया का वही हाथ था जो अंजलि ने फ्लैट देखने के दौरान बालकनी में देखा था। तब उसे लगा था कि शायद कोई बच्चा यहाँ रहता होगा और यह उसका खिलौना है। लेकिन अब इस टूटे हुए हाथ को देखकर अंजलि को रोंगटे खड़े हो गए। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इस फ्लैट में रहने वाला परिवार कहाँ गया? उनकी चीखें और रोने की आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी? और ये टूटा हुआ गुड़िया का हाथ बाथरूम में कैसे आया? अंजलि ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने मोहन से दोबारा संपर्क किया और उस गायब हुए परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी मांगी। मोहन ने
बताया कि उस परिवार का पति एक सफल बिजनेसमैन था। एक रात चोरों ने उनके घर में घुसने की कोशिश की। पति ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी और बेटी को अगले कुछ दिनों में कभी नहीं देखा गया। पुलिस को शक है कि चोरों ने उनका भी अपहरण कर लिया होगा। मोहन की बात सुनकर अंजलि को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। यह तो उससे कहीं ज्यादा भयानक था जितना उसने सोचा था। अंजलि को अब समझ में आ गया था कि रातों को आने वाली आवाजें किसकी थीं। यह उस माँ बेटी की आत्माएं थीं जो इस फ्लैट में ही फंसी हुई थी। अंजलि अब इस फ्लैट में अकेले रहने में सहज नहीं थी। उसने अपनी एक दोस्त रिया को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। रिया एक तर्कवादी लड़की थी और उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं होता था। अंजलि ने रिया को सारी बातें बताईं। रिया पहले तो अंजलि की बातों पर हंसी, लेकिन जब अंजलि ने उसे रात को आने वाली आवाजें सुनाई तो वह भी थोड़ी सहम गई। अंजलि और रिया ने रातों को आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उन्होंने एक डिजिटल रिकॉर्डर बाथरूम में रख दिया और सोने चली गई। सुबह उठकर उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही एक औरत की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी जो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज धुंधली सी थी। अंजलि और रिया को लगा जैसे उन्हें कोई संकेत मिल रहा है। शायद ये आत्माएं उनसे कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने इंटरनेट पर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो अलौकिक शक्तियों का जानकार हो। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक तांत्रिक का पता चला जो दिल्ली के बाहरी इलाके में रहता था। अंजलि और रिया तांत्रिक से मिलने गई। तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर उन्हें बताया कि इस फ्लैट में फंसी आत्माएं अधूरे काम के कारण शांति नहीं पा रही हैं। उसने बताया कि बच्ची का गुड़िया का हाथ शायद कोई संकेत है। हो सकता है बच्ची उस गुड़िया को ढूंढना चाहती हो। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी कि वे फ्लैट में कहीं भी गुड़िया हो सकती है, उसे ढूंढकर बच्ची की आत्मा को अर्पित करें। हो सकता है इससे उन्हें शांति मिल जाए। अंजलि और रिया वापस फ्लैट पर आई और पूरे फ्लैट की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलमारियों, दराजों, हर संभावित जगह को छान मारा, लेकिन उन्हें कोई गुड़िया नहीं मिली। थक हार कर वे बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अचानक अंजलि की नजर बालकनी के एक कोने में पड़ी जहां एयर कंडीशनर लगा हुआ था। वहां एक छोटा सा छेद था जिसके अंदर से कुछ कपड़ा दिखाई दे रहा था। रिया ने एक कुर्सी की मदद से छेद तक पहुंचने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद वे उस कपड़े को बाहर निकालने में सफल रही। कपड़े के अंदर एक पुरानी सी गुड़िया छिपी हुई थी। गुड़िया टूटी फूटी थी, लेकिन उसका एक हाथ बिल्कुल ठीक था। यह वही गुड़िया थी जिसका एक हाथ बाथरूम में मिला था। अंजलि और रिया को लगा जैसे उन्हें कोई कामयाबी मिल गई है। उन्होंने उसी रात तांत्रिक द्वारा बताए गए अनुष्ठान को किया और गुड़िया को जला दिया। अगली सुबह अंजलि और रिया अजीब सा सन्नाटा महसूस कर रही थी। रात को कोई आवाज नहीं आई थी। उन्होंने सोचा शायद आत्माओं को शांति मिल गई है। शाम ढलने के बाद अंजलि अकेले बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वह डर के मारे चीखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एक छोटी सी रोशनी बालकनी के कोने में टिमटिमा रही है। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और अंजलि को एक छोटी सी बच्ची का आकार दिखाई दिया। बच्ची मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में एक नया, बिल्कुल ठीक गुड़िया थी। बच्ची ने अंजलि को देखकर फिर से मुस्कुराई और धीरे धीरे